जीसस भारतीय थे, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कह रही है हर एक न्यूज मीडिया और एजेंसी पिछले 2 महीने से। और ये केवल कोई क्लिकबेट न्यूज नहीं है, बल्कि रिसेंटली जब जीसस के कुछ प्रिजर्व डीएनए सैंपल्स को दोबारा से टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि जिस व्यक्ति ने वेस्टर्न कंट्रीज में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी वो असल में वेस्ट का था ही नहीं। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इस चीज को लेकर और भी कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं, मगर जितने दावे हैं उतने ही सवाल भी है। आखिर 2000 साल पहले मर चुके जीसस क्राइस्ट का डीएनए मिला कहां से? ऐसे कौन से सबूत इतने सालों बाद मिले जिन्होंने अचानक से यीशु को भारतीय डिक्लेयर कर दिया? क्या इन दावों के पीछे कोई सच्चाई है या फिर ये केवल सनसनीखेज खबर फैलाने के कारण उड़ाई गई बातें हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दावों के सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। स्क्रीन पर आप जो कपड़ा देख रहे हो ना, वो कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि ईसाइयों के सबसे पवित्र रेलिक्स में से एक है। ये है श्राउड ऑफ ट्यूरिन और इसे गौर से देखने पर आपका दिमाग हिल जाएगा। अगर हम इसकी फोटो पर थोड़ा जूम करें ना तो नजर आता है कि ये कपड़े का एक टुकड़ा होने के बावजूद 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लोअर हाफ ऐसा लगता है जैसे किसी शख्स के नीचे की बॉडी का फोटो हो और अपर हाफ में एग्जैक्टली इसी पोजीशन में इस शख्स के पीछे के हिस्से की छाप दिखाई देती है। मगर ये कोई साधारण शख्स की तस्वीर नहीं है, बल्कि साक्षात जीसस क्राइस्ट, जिन्हें भारत में यीशु मसीह बुलाते हैं ना, उनकी तस्वीर है। तो मान्यताओं के अनुसार ये कपड़ा उनकी बॉडी के चारों तरफ लपेटा गया था, जिस वजह से यीशु मसीह की दिव्यता के कारण उनके शरीर की आउटलाइनिंग इसमें छप गई। और अगर इतने से ही आप फैसिनेट हो गए तो एक जादू और दिखाता हूँ। तो साल 1898 में फोटोग्राफर सेकंडो पिया ने गौर किया कि इस कपड़े पर जो आकृति उभर कर आती है वो तो असल में एक फोटोग्राफिक नेगेटिव है। इसीलिए उन्होंने इस कपड़े की एक फोटो खींची, उस फोटो की फिल्म को अच्छे से प्रोसेस किया और फिर सामने आई ये झलक, जिसे जीसस क्राइस्ट का असली चेहरा बताया जाता है। ये कपड़ा क्राइस्ट के अस्तित्व के सबसे ठोस सबूतों में से एक माना जाता रहा है और इसी दिलचस्पी में एक ख्यालात ने जन्म लिया कि अगर वाकई ये क्राइस्ट की बॉडी में लपेटा गया था तो क्या इसमें अभी भी उनका डीएनए मौजूद है, जिसे रिट्रेस करके उनके बारे में और भी कई सारी बातें जानी जा सकती है। बस इसी ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए 1978 में श्राउड ऑफ ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें 40 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को बैठाकर इस कपड़े के सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करी गई और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। इस कपड़े पर जो आकृति बनी हुई थी ना, उसमें किसी भी तरह के पेंट, डाइज या ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये तस्वीर पूरी तरह सुपरफिशियल थी, जो कपड़े के फाइबर के 20 से 670 नैनोमीटर्स की गहराई में पिरोई हुई थी। जो छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए थे उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई गई, जिनका मतलब वो खून के ही निशान थे। अब यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न प्लांट्स जैसे कि गुंडेलिया टूर्नेफोर्टियाई के पोलन भी इसमें मिले, मगर उस टाइम पीरियड का कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कि उस तस्वीर को उस कपड़े पर उतारा जा सके उसी सुपरफिशियलिटी और 3D इन्फो के साथ। नाउ कट टू 2015। 1978 में इस कपड़े से जो डस्ट पार्टिकल्स वैक्यूम करके निकाले गए थे ना, इस बार वो सैंपल्स लगे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा के जियानी बारकासिया और उनके कलीग्स के हाथों। और चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, इसलिए उनके पास मौका था फाइनली ये वेरीफाई करने का कि इस कपड़े में कितनी हकीकत और कितना झूठ है और क्या ये वाकई जीसस क्राइस्ट के ओरिजिनल शरीर का डीएनए रखता है या नहीं। तो 2015 में तो इसको लेकर खासा खुलासे नहीं हुए, मगर साल 2026 में इन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया टाइटल्ड DNA traces on the Shroud of Turin, Metagonomics of the 1978 Official Sample Collection। और इसी रिसर्च पेपर से पूरा बवाल मचा हुआ है। तो देखो, DNA सीक्वेंसिंग और ट्रेसिंग में ये पाया गया कि इस कपड़े में जितना भी ह्यूमन डीएनए मौजूद है ना, उसका एग्जैक्टली 38.7% हिस्सा भारतीय डीएनए का है। मगर ये कैसे संभव है? जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म मिडिल ईस्ट में जेरूसलम के पास मौजूद बेथलेहेम शहर में हुआ था और बाइबल के हिसाब से जो भारत आना तो छोड़ो, भारत के आसपास से भी कभी नहीं गुजरे और जिनके माता पिता या किसी भी एंसेस्टर के भारतीय सभ्यता से होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते, क्या उनके डीएनए के सबसे बड़े सर्वाइविंग पीस ऑफ रेलिक में 40% हिस्से का भारतीय मूल से होना इस बात का सबूत था कि जीसस क्राइस्ट
जेरूसलम में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो भारत के रहने वाले थे। भारत की टीचिंग्स को लेकर मिडिल ईस्ट में गए, उन टीचिंग्स को रीब्रांड करके फैलाया और फिर एक नए धर्म की स्थापना की। अब इस खबर को अगर आप ऊपर पढ़े ना तो एग्जैक्टली यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझ में आते हैं, और इसको लेकर जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है वो इस कंसेप्शन को हवा भी देती है। इवन अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो यही कहा जाता है कि मदर मेरी असल में वर्जिन थी और उन्होंने एक होली स्पिरिट से यीशु को अपने गर्भ में कंसीव किया था। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि होली स्पिरिट असल में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो जिसने अपना बच्चा मैरी को सौंप दिया हो और फिर मैरी ने उनको अपने खुद के बच्चे की तरह पाला जो आगे बने जीसस क्राइस्ट। नाउ पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, मगर इनमें से कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि अफवाह और इतिहास के बीच जो रेखा होती है ना, सच वहीं पर दबा होता है, जिसे डिकोड करने के लिए हमें थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी। तो साल 2015 में जब इन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट करी थी, तब हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने मेजरली ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें ऐसे कुछ पौधों का डीएनए था जो एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका तक में पाए जाते हैं। फिर जब सेम स्टडी साल 2026 में आई तो मशीनरी के एडवांसमेंट की वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इजाफा हुआ। पता चला कि कपड़े में सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि कैट्स, डॉग्स, चिकन्स, कैटल्स, गोट्स, शिप, सुअर, घोड़े, हिरण, खरगोश और अलग अलग तरह की मछलियों के भी डीएनए के अंश मिले थे। अब जाहिर सी बात है कि ये तो हो नहीं सकता कि इस कपड़े का किसी जानवर से संबंध हो, मगर कहानी यहाँ भी नहीं खत्म होती। जिस ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के करीब 40% हिस्से के भारतीय होने की बात सामने रखी गई है ना, उसी से डीएनए के 60% हिस्से की एंसेस्ट्री वेस्टर्न यूरोप, नियर ईस्ट और अरेबियन पेनिनसुला के हैप्लो ग्रुप्स से मेल खाती है। ईश्वर के प्रतीक होने के बावजूद जीसस क्राइस्ट पृथ्वी के अपने रूप में तो थे एक इंसान ही, और एक ही इंसान के अंदर इतने जानवरों और एथनिसिटीज के डीएनए का होना नेचुरल रूप से तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि ये कपड़ा फ्रॉड है? एक्चुअल में गलती कपड़े की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना साइंस समझे ही गलती से या जानबूझकर इसे एग्जैजरेट कर दिया। देखो, जब भी आप किसी भी चीज को छुएंगे, खासकर कपड़े जैसी रफ चीज को जिसके फैब्रिक में माइक्रोग्रेड ट्रैपिंग पैटर्न्स बने होते हैं, अगर किसी भी तरह का पार्टिकल इन कपड़ों में आता है और आप उसको पोंछने की कोशिश भी करें तो भी उनके रेशो में उस चीज का माइक्रोबाइल लेवल पार्टिकल रह ही जाता है। ऐसा ही हाल स्किन का भी है। जब भी हम किसी फैब्रिक को अपनी स्किन पर रब करते हैं या फिर अपने हाथों से टच करते हैं ना, तो भी हमारे हाथों के स्किन सेल्स उस फैब्रिक में ट्रैप हो जाती हैं। बस बात इतनी है कि वो साइज में इतनी छोटी होती है कि आपको एहसास भी नहीं होता और आपकी स्किन का बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें छूट जाता है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट और फैब्रिक वाले फैक्ट को हटा दिया जाए तो भी हर मिनट करीब 30,000 स्किन सेल्स इंसान के शरीर से झड़ती है, जिसका मतलब हम कहीं पर अगर 1 सेकंड के लिए भी मौजूद रहें तो हमने अपना डीएनए उस जगह पर छोड़ दिया है। अब कहने को तो ये स्किन सेल्स हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है, लेकिन अगर इसका सैंपल लिया जाए तो हर साल में अपना पर्टिकुलर डीएनए का छोटा सा रूप जरूर होता है, जो एक्सटेंसिव रिसर्च के थ्रू ये पता लगाने में काफी मदद कर सकता है कि आखिर वो स्किन सेल है किसकी। और अगर एक्यूरेट रीडिंग नहीं भी मिली तो भी ये जरूर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो किस हैप्लो ग्रुप का है। हैप्लो ग्रुप बेसिकली उन जेनेटिक पॉपुलेशन ग्रुप्स को कहते हैं जो एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं, और हर हैप्लो ग्रुप चूंकि सिमिलर एंसेस्ट्री शेयर करता है, इसीलिए डीएनए में मौजूद स्पेसिफिक म्यूटेशंस के थ्रू आज की टेक्नोलॉजी की मदद से ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई शख्स किस हैप्लो ग्रुप से था, और फिर उसकी याददाश्त चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर डीएनए रिपोर्ट ने एक बार अपनी बात कह दी तो मतलब साफ है कि उसकी एंसेस्ट्री का कोई ना कोई नाता तो उस जगह से जरूर रहा है जहां से वो हैप्लो ग्रुप ओरिजिनेट हुआ है। अब देखो, इस केस में ना ये बात बिल्कुल सच थी कि जीसस के इस कपड़े से भारतीय डीएनए मिला, मगर इसकी पूरी कहानी आपको अपने आप इस कपड़े के इतिहास से मिल जाएगी। तो साल 1353 में फ्रेंच नाइट जोफ्रो दे चार्नी ने पहली बार इस कपड़े को जनता के सामने दिखाया। फिर 1537 से 1540 के आसपास ये इटली के ऑस्टा वेर्सेली और ऐसे कई शहरों में अलग अलग स्थानों और लोगों के बीच घूमता रहा जीसस के प्रतीक की तरह। इसके अलावा यूरोप भर में भक्तों को दिखाने के लिए और शाही लोगों के बीच एक नायाब तोहफे की तरह भी इस कपड़े को कई बार पेश किया गया, जहां ये कपड़ा कई लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रह चुका है, जिसका मतलब इस कपड़े में लिटरली सैकड़ों लोगों के स्किन सेल्स और डीएनए मौजूद रहे होंगे। लेकिन भारत की कहानी यहाँ पर नहीं आती।
जब इस कपड़े की क्वालिटी को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि इसे बनाने में जिस तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया ना, वो कॉटन और लिनन का एक ऐसा मिश्रण है जो उस दौर में यूरोप में कहीं बनता ही नहीं था। इनफैक्ट जब थोड़ी और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी गई तो ये पाया गया कि इस तरीके के कपड़े का लगभग सारा प्रोडक्शन इंडस वैली के पास होता था, यानी सीधे तौर पर यह कपड़ा भारत में बनवाया गया था और इसीलिए इसमें डीएनए का इतना बड़ा हिस्सा भारत का मिलता है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने वाले, इसे सिलने वाले, बनाने वाले और फिर पैक करके ट्रेड करते हुए यूरोप तक पहुंचाने वाले भी और कोई नहीं बल्कि भारतीय इंसान ही थे। अगर यहीं पर आपको झटका लगा है तो क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कपड़े में जो जीसस को लपेटे जाने का दावा है ना, वो भी असल में पूरी तरह नकली है और इसे साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका है। साल 1988 में इस कपड़े के छोटे से हिस्से को काटकर अलग अलग लैब्स में उनकी कार्बन डेटिंग की गई। तब ये पता चला कि ये कपड़ा असल में केवल 691 प्लस माइनस 31 ईयर्स पुराना है, जो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अगर वाकई इसमें यीशु मसीह का शरीर लपेटा गया होता तो इसको कम से कम 2000 साल पुराना तो होना ही चाहिए था। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो टाइम पीरियड सामने निकल कर आया है, ये इस कपड़े की ओरिजिनेशन को करीब 1350 एडी के आसपास का ही बताता है, जो कि एग्जैक्ट वही टाइम पीरियड था जब 1353 में इस कपड़े को पहली बार जनता के सामने इस दावे के साथ पेश किया गया था। इस कपड़े के नकली होने का दावा भी हम नहीं करते, बल्कि 1379 में खुद ट्रॉयस के बिशप पियरे दार्किस ने किया था, जिन्होंने एक मोमेंड्रम में बाकायदा लिखित तौर पर यह बात कही थी कि इस कपड़े को केवल इसीलिए आर्टिफिशियली क्रिएट करके लोगों के सामने रखा जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों और चंदों को बढ़ाया जा सके। और इसको बनाने वाले पेंटर ने खुद इसकी फ्रोजरी करने की बात एडमिट की है। ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही गई है। साल 1355 में लायरी के एक चर्च में श्रद्धालुओं को यह कपड़ा दिखाया जा रहा था और हर किसी से इसे देखने के लिए पैसे लिए जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं इस बात को एनफोर्स करता है कि हो सकता है बिशप पूरी तरह गलत नहीं थे। हमने जब और ज्यादा रिसर्च की तो ये पता चला कि कैथोलिक चर्च, जो विश्व में ईसाई धर्म का सर्वोसर्वा है ना, उनके पास ही इस श्राउड ऑफ ट्यूरिन की ओनरशिप भी है और कस्टडी भी है, जिसे ये समय समय पर दुनिया में भक्तों को दिखाते रहते हैं, जैसे 2000, 2010 और 2015 में किया गया था। लेकिन उन्होंने खुद कभी अपने इतिहास में किसी भी फॉर्मल तरीके से ये एडमिट नहीं किया कि ये कपड़ा वाकई जीसस क्राइस्ट का ब्यूरियल क्लोथ है। हाँ, ये भी सच है कि उन्होंने कभी रिजेक्ट भी नहीं किया, मगर ये न्यूट्रलिटी साधने का शायद यही मकसद है कि लोगों की श्रद्धा और उम्मीद इस कपड़े के साथ जुड़ी है और ऐतिहासिक रूप से किसी गलत प्रचार से संबंधित भी चर्च कटघरों में ना आए। अगर इस कपड़े को नकली मानते हैं तो वो रिपोर्ट झूठी हो जाएगी जिसमें यह कहा गया है कि इसे बनाने में किसी तरह की डाई या पेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, और अगर इसे असली मानते हैं तो कार्बन डेटिंग के साथ साथ वो सबूत बेबुनियाद हो जाएंगे जो इसे 14वीं सदी का बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने हजारों साल पुराने इजिप्ट और भारत के ट्रेड के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें यह सबूत के साथ एस्टैब्लिश किया गया था कि भारत का ट्रेड समुद्र पार देशों से सदियों से चला आ रहा है। अगर उन सबूतों को इस कपड़े के तथ्यों के साथ जोड़े तो इस कहानी में इतना तो कंफर्म है कि यह कपड़ा भारत से आया था, चाहे वो 700 साल पहले आया हो या 2000 साल पहले आया। जीसस मिडिल ईस्ट के ही थे, बस ये कपड़ा भारत से पहुंचा था और मीडिया हाउसेस ने इस इंफॉर्मेशन को बहुत वेग रखते हुए यूं ही हवा उड़ा दी। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये कपड़ा असली है या नहीं? आप मुझे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि किस तरह से पुराने टाइम पे भारतीय लोग इजिप्ट में जाया करते थे, कैसे उनके जो आर्टिफैक्ट्स है वो इजिप्ट से बरामद हुए थे, जिनको देखकर मॉडर्न साइंटिस्ट भी चौंक गए थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।